विंसेंजो को एक इतालवी माफिया बॉस फैबियो कसानो ने गोद लिया था, जिनकी हाल ही में मौत हो गई। विंसेंजो एक कोरियाई आदमी है जो इटली में रहता है और वहाँ की सबसे ताकतवर माफिया फैमिली का सदस्य है। वो उस परिवार का वकील है जिसे पैसों की हेराफेरी करना और माफिया को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखना आता है। विंसेंजो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करता है और दूसरी माफिया फैमिली के एक आदमी से मिलने जाता है। वो आदमी बहुत घमंडी होता है क्योंकि उसे लगता है कि फैबियो के मरने के बाद कसानो फैमिली अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन विंसेंजो उसे बताता है कि उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि वे आपस में समझौता कर लें और इसी वजह से वो आज यहाँ आया है। वो आदमी उससे बात नहीं करना चाहता तो विंसेंजो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसी समय उस आदमी की हवेली के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ता है और सब पर किसी तरह का लिक्विड छिड़क देता है। वो आदमी कहता है कि पिछले हफ्ते भी उनके खेत पर छिड़काव हुआ था, लेकिन ये सब विंसेंजो की योजना होती है। वो लिक्विड असल में पेट्रोल होता है। विंसेंजो माचिस जलाकर जमीन पर फेंक देता है और पूरी जगह आग की लपटों में गिर जाती है। इसके बाद विंसेंजो अपने मृत पिता के शव को देखने जाता है अंतिम संस्कार से पहले। वहाँ फैबियो का असली बेटा पाउलो हंगामा करता है क्योंकि उसे विंसेंजो से जलन होती है। वो गुस्से में होता है क्योंकि उसके पिता विंसेंजो पर उससे ज्यादा भरोसा करते थे और सारे जरूरी मिशन उसे ही देते थे। उसी रात पाउलो 3 हत्यारों को विंसेंजो को मारने के लिए भेजता है, लेकिन चालाक और अनुभवी वकील विंसेंजो उन्हें चाल में फंसाकर पहले ही मार देता है। फिर वो पाउलो को फोन करता है जब पाउलो अपनी तेज कार से अपनी हवेली की तरफ जा रहा होता है। फोन पर बात करते हुए पाउलो की सुपर कार धमाके से उड़ जाती है। विंसेंजो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा तो उसकी मौत तय है। विंसेंजो कहता है कि वो इटली छोड़कर जा रहा है और अगर पाउलो जिंदा रहना चाहता है तो उसे ढूंढने की कोशिश न करे। जब विंसेंजो कोरिया के लिए उड़ता है तो वो एक गुप्त कमरे के बारे में सोचता है जो सोने की प्लेटों से भरा हुआ है, लेकिन वो कोई साधारण कमरा नहीं होता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक चीनी कारोबारी जो एक अपराधी भी था, विंसेंजो के पास आया था और उसने पूछा था कि वो अपने सोने की प्लेटें कहाँ छिपा सकता है। वो चीन में उन्हें छिपाना नहीं चाहता था। विंसेंजो का कोरिया में एक संपर्क था, उसका सहायक चो। उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। विंसेंजो ने एक इमारत खरीदी और उसके नीचे एक खास गुप्त कमरा बनवाया। उसी कमरे में उस चीनी आदमी ने अपना सोना छिपाया। ये कमरा एक जाल भी था। अगर कोई वहाँ घुसने की कोशिश करता तो पूरी इमारत ढह जाती और वही उसकी कब्र बन जाती। चीनी आदमी को ये योजना पसंद आई और वो मान कि माफिया ने उस गुप्त कमरे और उसे बनाने वाले लोगों का पूरा ख्याल रखा था। बाद में उन लोगों और सोना लाने वाले सभी लोगों को दूसरी टीम ने मार दिया था। अब वो आदमी मर चुका था और उसका सारा सोना उसी इमारत के नीचे दबा हुआ था। जल्द ही विंसेंजो कोरिया पहुंचता है और टैक्सी लेता है। ड्राइवर उसे पानी देता है, लेकिन वो पानी नशीला होता है और विंसेंजो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो गाड़ी में बंधा होता है और ड्राइवर अपने साथी के साथ उसे लूट रहा होता है। दोनों उसे मारते हैं और फिर से बेहोश कर देते हैं। जब वो दोबारा होश में आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। किस्मत से उसे जमीन पर कुछ पैसे मिल जाते हैं जो बस का टिकट खरीदने के लिए काफी होते हैं। जल्द ही विंसेंजो सियोल पहुंचता है और उस इमारत के सामने खड़ा होता है जिसे वो गिराना चाहता है। इसी बीच चायांग नाम की एक महिला अदालत में बैबल कंपनी के पक्ष में केस लड़ रही होती है। कुछ लोग बैबल पर मुकदमा कर रहे हैं क्योंकि उनकी दवाइयों से उन्हें कई साइड इफेक्ट हुए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चायांग ये केस अपने ही पिता यूचान के खिलाफ लड़ रही होती है। यूचान उन लोगों का वकील होता है जो बैबल पर केस कर रहे हैं। जब वो चो से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उस इमारत में कई किराएदार रहते हैं और वहाँ कई तरह के काम होते हैं। विंसेंजो को ये कोई बड़ी चिंता नहीं लगती। वो सोचता है कि वो किसी तरह सभी को कुछ समय के लिए कहीं और रहने को मना लेगा, शायद मुफ्त में मरम्मत का वादा करके। लेकिन अगली सुबह बैबल कंपनी का एक प्रतिनिधि आता है और कहता है कि कंपनी इस इमारत को खरीदना चाहती है। इतना ही नहीं, वो उन्हें बहुत बड़ी रकम की पेशकश भी करता है। विंसेंजो वो ऑफर ठुकरा देता है। आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि पैसे बहुत अच्छे होते हैं। उस रात बैबल सख्त कदम उठाने का फैसला करता है। कुछ हथियारबंद लोग चो के घर में घुस जाते हैं। वे उसके परिवार को मारने की धमकी देते हैं और चो को मजबूर होकर इमारत बेचने के कागजों पर दस्तखत करने पड़ते हैं। अगले दिन चो गाड़ी चला रहा होता है और विंसेंजो को फोन करके सारी बात बताता है। तभी एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है ताकि उसे मार दिया जाए। उसी समय बैबल के भेजे हुए गुंडे इमारत में पहुंचते हैं और किराएदारों को चेतावनी देते हैं कि उनके पास 7 दिन हैं इमारत खाली करने के। किराएदार इसका विरोध करते हैं और बात जल्द ही बिगड़ जाती है। चायांग और उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। गुंडे अपनी ताकत दिखाते हैं और उन्हें मारते हैं। तभी विंसेंजो वहां आता है और हालात संभालता है। वो एक गुंडे को मारकर गिरा देता है और उसके सरगना को खिड़की के बाहर लटका देता है। वो उसे चेतावनी देता है, लेकिन वो सरगना अपने आदमियों को विंसेंजो पर हमला करने का आदेश देता है। तभी पुलिस आ जाती है और लड़ाई रुक जाती है। इसके बाद विंसेंजो और यूचान आपस में बात करते हैं और समझते हैं कि उनके दुश्मन एक ही हैं, इसलिए वो साथ में काम कर सकते हैं। और उससे कहता है कि वे मिलकर बैबल को किराएदारों को निकालने से रोकें जब तक उनकी कानूनी समय सीमा पूरी न हो जाए। चायांग अपने पिता के दफ्तर के आसपास ही रहती है और विंसेंजो को डिनर पर बुलाती है। डिनर के दौरान वो बताती है कि वो वुसांग नाम की एक लॉ फर्म में काम करती है और बैबल उनका क्लाइंट है।
बाद में विंसेंजो अस्पताल में चो से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या सोने के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं। चो कहता है कि हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर बैबल इमारत की मरम्मत करेगा तो उन्हें सोने के बारे में पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ चायांग एक मीटिंग में जाती है और उसे लगने लगता है कि जिनके लिए वो काम कर रही है वे शायद बुरे लोग हैं। उधर जांग नाम का एक आदमी भी बॉस की फोन पर बात सुन लेता है और चायांग को बताता है कि बैबल को इमारत को किराएदारों को निकालने की हरी झंडी मिल गई है। लेकिन यही सब नहीं होता, बैबल सीधा इमारत गिराकर उसे लैब में बदलना चाहता है। अब विंसेंजो को जल्दी कोई योजना बनानी होती है। वो किराएदारों से कहता है कि वो मिलकर एक छोटा सा त्योहार जैसा कुछ तैयार करें। जब गुंडे बुलडोजर लेकर इमारत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लोग पार्टी कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। विंसेंजो ने कोरिया में इतालवी राजदूत को भी बुलाया होता है। पुलिस भी वहां होती है और गुंडों से कहती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन्हें दखल देना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक विंसेंजो कोरियाई कानून पढ़ता है ताकि वो किराएदारों को और समय दिला सके। जब तक वे इमारत में रहेंगे बैबल उसे गिरा नहीं पाएगा और सोना भी नहीं मिल पाएगा। उसी समय यूचान को बैबल की दवाइयों पर काम करने वाले एक वैज्ञानिक का फोन आता है। वो बताता है कि बैबल की बहुत सी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। बैबल ऐसी दवाइयां बनाना चाहता है जिनकी लत लोगों को लग जाए। वैज्ञानिक डर के मारे वहां से भाग गया क्योंकि उसे लगता है कि बैबल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यूचान उससे अदालत में गवाही देने को कहता है लेकिन वैज्ञानिक उसकी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। यूचान कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा लेकिन ये वैज्ञानिक के लिए काफी नहीं होता। बाद में यूचान को मिजो नाम की एक महिला का फोन आता है जिसे वो पहले अदालत में बचा चुका होता है। वो जेल में घायल हो गई थी लेकिन अब ठीक है। विंसेंजो भी उससे मिलने जाता है और उसे देखकर उसे अजीब एहसास होता है जबकि वो महिला उसे पहचानती तक नहीं है। उस रात विंसेंजो गैबल के प्रतिनिधि से मिलता है और उससे 2 महीने का समय मांगता है। प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन विंसेंजो अपने माफिया तरीकों से उस आदमी के बारे में कई सबूत इकट्ठा कर रखे होते हैं और उसके पास उस आदमी की उसकी गुप्त गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें भी होती हैं। अब वो आदमी बुरी तरह फंस जाता है। विंसेंजो उसे बताता है कि उसे जल्दी फैसला लेना होगा क्योंकि समय बहुत कम है। गुंडे किराएदारों को जबरदस्ती बाहर निकालकर इमारत गिराने की तैयारी कर चुके होते हैं। मजबूरी में वो प्रतिनिधि उन्हें फोन करके रुकने को कह देता है। विंसेंजो एक लड़ाई जीत जाता है। रिसर्च टीम के कुछ सदस्य ठहरे होते हैं। अगली सुबह यूचान ये खबर न्यूज में देखता है और उसे लगता है कि कंपनी उन डॉक्टरों को चुप करा रही है जिन्होंने उनकी एक दवा के विकास पर काम किया था। वो दौड़कर अपराध स्थल पर पहुंचता है और देखता है कि पुलिस बहुत जल्दी केस निपटा रही है। पुलिस को डांटता है और सही प्रक्रिया अपनाने को मजबूर करने की कोशिश करता है लेकिन विंसेंजो उसे शांत करता है क्योंकि वो 2 आदमियों को उन्हें घूरते हुए देख लेता है। के लिए फोन करता है। वो लगभग मान ही जाता है लेकिन वो कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है। में चायांग अपने पिता से मिलती है जो उसके नैतिक मूल्यों पर सवाल उठाता है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तनाव से निपटने के लिए चायांग एक ड्रिंक लेती है। आधी रात को होटल में जहां वो वैज्ञानिक ठहरा होता है एक पुलिस वाला उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है कि होटल में चोरी हुई है और उसे पूछताछ करनी है। वैज्ञानिक समझ जाता है कि वो असली पुलिस वाला नहीं है। वो खिड़की से कूदकर बाहर भागता है और गोदी तक पहुंचता है। वहां वो यूचान को कॉल करने की कोशिश करता है। उसी समय विंसेंजो उस फोन कॉल को देख लेता है। वो उस आदमी को पहचान जाता है लेकिन जानबूझकर कॉल चुप करा देता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर ये आदमी कोर्ट में गवाही दे देगा तो हालात बिगड़ जाएंगे। तभी एक ट्रक शीशा तोड़ते हुए अंदर घुसाता है और उछल देता है। यूचान की मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि विंसेंजो बच जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। आखिरकार बैबल के हत्यारे उस वैज्ञानिक को ढूंढ लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जब यूचान अंतिम संस्कार के बाद विंसेंजो से मिलने अस्पताल जाती है तभी विंसेंजो अचानक होश में आ जाता है और पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार होता है। विंसेंजो को शक होता है कि यूचान की मौत के पीछे बैबल का हाथ है, हालांकि उसके पास अभी सबूत नहीं होते। कुछ दिन बाद चायांग को भी यकीन हो जाता है कि उसके पिता की मौत के पीछे बैबल है क्योंकि वो न्यूज में देखती है कि बैबल की दवाइयों पर काम करने वाला मुख्य वैज्ञानिक समुद्र किनारे मृत पाया गया है। अगले दिन चायांग गुम्बा प्लाजा के किराएदारों से मिलती है और कहती है कि वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। तभी 2 पुलिस वाले वहां आते हैं और वूम के फर्जी आरोपों पर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर विंसेंजो हत्या वाली जगह पर दोबारा जाकर जांच करता है और कई नए सबूत ढूंढता है। वो अपने दोस्त चो को फोन करता है और अगली चाल चलने को कहता है। सोंगहो घर लौटता है और देखता है कि उसके तकिए पर कई सिरिंज चुभी हुई हैं और ये विंसेंजो की तरफ से चेतावनी होती। जब विंसेंजो को ये पता चलता है तो वो सीधे पुलिस
पुलिस स्टेशन पहुंचकर सबूत मांगता है। जब उनके पास कोई सबूत नहीं होता तो वो चायंग को वहां से निकाल लेता है। पुलिस स्टेशन के बाहर जंग खुद को विंसेंजो के सामने पेश करता है और कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। शुरू में वो अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगता है। इसके बाद विंसेंजो चायंग को उस आदमी से मिलाने ले जाता है जिसने ट्रक चलाकर उसके पिता की मौत कराई थी। वो उससे पूछता है कि उसे ये आदेश किसने दिया था। वो आदमी पहले सख्ती दिखाता है लेकिन विंसेंजो उसे बताता है कि उसकी सजा बहुत कम कर दी गई है, जिससे साबित होता है कि वो किसी बड़े ताकतवर आदमी से जुड़ा हुआ है। फिर विंसेंजो उसे धमकाता है कि वो जेल में उसे मरवा सकता है। डर के वो आदमी एक नाम बता देता है लेकिन कहता है कि उसने उस आदमी को कभी आमने सामने नहीं देखा। विंसेंजो वहां से जाने लगता है लेकिन चालाकी से चिल्लाकर कहता है कि वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। ये बात एक पुलिस वाले के कानों में पड़ जाती है। उसी रात कुछ कैदी उस आदमी की हत्या कर देते हैं और पुलिस वाला चुपचाप देखता रहता है। अगले दिन विंसेंजो बैबल के प्रतिनिधि को पकड़ लेता है। वो उस पर हमला करता है लेकिन विंसेंजो उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसी के जरिए उस आदमी से मिलने का इंतजाम करता है जिसने ट्रक ड्राइवर को आदेश दिया था। विंसेंजो उस आदमी पर हमला करता है और अब दोनों विंसेंजो के कब्जे में होते हैं। विंसेंजो उसकी पिस्तौल देखकर बताता है कि ये न तो पुलिस की है न सेना की, यानी इनके संबंध बहुत ऊंचे हैं। वो यूचान की हत्या के आदेश देने वाले का नाम जानना चाहता है। आदमी नहीं बताता तो विंसेंजो प्रतिनिधि को गोली मार देता है। फिर विंसेंजो चोए को लॉन्ड्री स्टोर में फंसा देता है। जब वो उससे फोन पर बात कर रहा होता है तभी एक ट्रक उसकी तरफ तेजी से आता है। चोए डर जाती है लेकिन ट्रक रुक जाता है। अगले दिन विंसेंजो जिम में सोंगहो को अनऑफिशियल रूप से मिलता है और वजन उठाने में उसकी मदद करता है। वो खुद को उसका फैन बताकर बेकार के सवाल पूछता है। विंसेंजो समझ जाता है कि सोंगहो उतना चालाक नहीं है, इसलिए वो असली मालिक नहीं हो सकता। बाद बैबल की लैब में एक सफाई टीम आती है और वैज्ञानिकों को कुछ घंटों के लिए बाहर निकाल देती है। उनमें से एक विंसेंजो होता है जो लाइटर गिराता है और पूरी लैब आग में जल जाती है क्योंकि उसने वहाँ पेट्रोल छिड़क दिया था। सोंगहो लैब पहुँचता है और लैब की पूरी तरह जली हुई स्थिति देखकर चीख पड़ता है। विंसेंजो की टीम गैस भरकर एक और धमाका कर देती है जिससे सोंगहो पीछे उड़ जाता है। तभी एक महंगी गाड़ी आती है और असली मालिक बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि जंग होता है जो खुद को इंटर्न वकील दिखाता था लेकिन असल में सबसे भ्रष्ट कंपनी का मालिक होता है। विंसेंजो और उसकी टीम भाग जाते हैं। अगले दिन विंसेंजो फिर से किराएदारों से मिलता है। उनमें से एक साधु अपनी लंबी पूजा और उपवास खत्म करता है। विंसेंजो उन्हें बताता है कि उसने सब कुछ तय कर लिया है। वे दूसरी बिल्डिंग में कुछ नए अपार्टमेंट में मुफ्त में रह सकेंगे जब तक गुम्बा प्लाजा की मरम्मत चलेगी। काम पूरा होने के बाद वे वापस लौटेंगे लेकिन तब उनके अपार्टमेंट और भी बेहतर हों। जब चायंग को विंसेंजो के साथ अकेले रहने का मौका मिलता है तो वो उससे वही चाल उस पर दिखाने को कहती है जो उसने गुंडे पर इस्तेमाल की थी, ये देखने के लिए कि कितना दर्द होता है। विंसेंजो अपना हाथ उसके माथे के पास ले जाता है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। किराएदार अपने नए अपार्टमेंट में जाने से पहले साथ में खाना खाते हैं। तभी एक भिखारी उनसे खाना मांगता है और उन्हें एक अजीब कहानी सुनाता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ आदमी इस बिल्डिंग के नीचे सोने की प्लेटें छुपा रहे थे। किराएदार उस पर हंसते हैं लेकिन भिखारी सबूत दिखाता है। वो बताता है कि उन मजदूरों को मार दिया गया था लेकिन उसे उनमें से एक का फोन मिल गया था। वो उनकी फोटो दिखाता है जिसमें एक मजदूर सोने की प्लेट पकड़े हुए है। अगली सुबह विंसेंजो किराएदारों से कहता है कि अब उनके नए अपार्टमेंट में जाने का समय आ गया है लेकिन किराएदार अपना मन बदल लेते हैं। वे असली वजह नहीं बताते और कहते हैं कि वे इस जगह से बहुत प्यार करते हैं और यहीं रहना चाहते हैं। इसी बीच जंग सोंगहो चॉय और वोंग के बॉस को एक मीटिंग रूम में बुलाता है और उन्हें प्रेजेंटेशन देता है। वो बताता है कि बैबल का असली मालिक सोंगहो का पिता था और मौजूदा अध्यक्ष उसका इकलौता बेटा नहीं है। वो ये भी बताता है कि वो सोंगहो का भाई है और असल में वही बैबल चला रहा है। वोंग का बॉस और चॉय मजबूरी में तालियां बजाते। सोंगहो उससे पूछता है कि क्या वो उसे भी उनके पिता की तरह मार देगा। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनके पिता बीमार थे और जंग में डायरेक्टर गिल से उन्हें जहर का इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिया था। वर्तमान में जंग हैरान होता है कि सोंगहो को ये सब पता है। वो कांटा उठाकर उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ये बात की तो वो उसे मार देगा। विंसेंजो इमारत में घूमता है और मेटल डिटेक्टर से सोने की सही जगह ढूंढता है लेकिन उसे नहीं पता कि एक नासमझ एजेंट उसे फॉलो कर रहा है जो उसे माफिया मेंबर समझता है। एजेंट उसे पकड़ तो लेता है लेकिन खिड़कियों की ऊंचाई की वजह से वो डिटेक्टर नहीं देख पाता। उसे लगता है कि विंसेंजो घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा है। इसी बीच जंग अपने बैबल के वाइस प्रेसिडेंट्स को हॉकी मैदान में बुलाता है और उनकी खराब परफॉर्मेंस पर डांटता है। वो अपने भाई की तरह सख्ती से कंपनी चलाता है। वो उन्हें बेकार कहकर हॉकी की डिस्क फेंकता है और सब बर्फ पर गिर जाते हैं।
सॉन्ग हो सबको दिखाता है कि वो कितना निर्दयी है। वो अपने नए प्लान पर काम शुरू करता है। पहले उसके लोग कोर्ट के एक विरोधी को पीटते हैं और डायरेक्टर गिल उसे नशे का इंजेक्शन देता है। फिर वे बाकी दवा के पीड़ितों पर पैसे रख देते हैं। जल्दी सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। चायंग वहां उनकी तरफ से बचाव के लिए पहुंचती है। पुलिस उसे बताती है कि ये सब लोग मिलकर बैबल से पैसा चुरा रहे थे। चायंग कहती है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अब उसकी बात वोंग के खिलाफ होती है। ट्रायल से पहले जंग विंसेंजो और चायंग से मिलता है और कहता है कि वे वोंग के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। विंसेंजो और चायंग जानते हैं कि जज उनके पक्ष में नहीं होगा, इसलिए उन्हें कुछ करना ही होगा। जब डायरेक्टर गिल को गवाह बनाया जाता है तो चायंग उसकी पत्नी को गवाह के तौर पर बुलाती है। उसकी पत्नी अब उससे प्यार नहीं करती और वो एक राज बताती है कि डायरेक्टर गिल नशा करता है। विंसेंजो कोर्ट से कहता है कि गिल की गवाही पर भरोसा न किया जाए। जज को मजबूरी में ये मानना पड़ता है क्योंकि ऐसा न करने पर उसका करियर खत्म हो सकता है। इससे चायंग अपने क्लाइंट्स के लिए थोड़ा और वक्त खरीद लेती है। इन सब बातों से जंग बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने भाई सॉन्ग हो पर चिल्लाता है। अगले दिन चॉय विंसेंजो को बताती है कि एक चीनी व्यापारी का एक आर्ट गैलरी थी जहां कीमती पेंटिंग्स की सुरक्षा आंखों की पहचान से होती थी। वो कहती है कि वहां से डेटा चुरा सकता है और उसी से गुम्बा प्लाजा की नीचे का तिजोरी खोल सकता है। चायंग विंसेंजो से कहती है कि उन्हें मेनन सैंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अफवाह है कि वो समलैंगिक है और विंसेंजो उसे फंसा सकता है। विंसेंजो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, फिर भी वो मजबूरी में मान जाता है। दूसरी तरफ वकील चॉय मेनन सैंग नाम के एक बैंक प्रेसिडेंट से मिलती है और उससे बैबल में मोटा निवेश करने को कहती है। वो मना कर देता है, लेकिन चॉय उसे ब्लैकमेल करती है। मजबूरी में मेनन सैंग तैयार हो जाता है और सॉन्गहो से हाथ मिलाता है। विंसेंजो चायंग के साथ मीजो से मिलने जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसे कैंसर है। वे उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर कोई वादा नहीं करता। ये सुनकर विंसेंजो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि ये औरत उसके लिए बहुत खास होती है। अगले दिन विंसेंजो मेनन सैंग के साथ घुड़सवारी क्लब में शामिल होता है। दोनों बातों बातों में दोस्ती कर लेते हैं। विंसेंजो उसका नंबर ले लेता है और चायंग को बताता है कि उसे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन वो प्लान जारी रखने का फैसला करता है। विंसेंजो और मेनन सैंग साथ में डिनर पर जाते हैं। मेनन सैंग नशे में अपना सबसे बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि जिस आदमी को मीजो ने गलती से मार दिया था वो उसका पिता था। अगर उस वक्त एम्बुलेंस बुला ली जाती तो वो बच सकता था। अगले दिन दोनों फिर डेट पर जाते हैं, लेकिन विंसेंजो उसका दिल तोड़ देता है। मेनन सैंग उससे प्यार करने लगता है और उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करता है। विंसेंजो उसे कहता है कि अगर वो साथ रहना चाहता है तो उसे एक काम करना होगा। मेनन सैंग प्यार में अंधा होकर मान जाता है। जल्द ही बैबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सोंगहो बैंक के निवेश का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला होता है, लेकिन मिन सैंग मना कर देता है और कहता है कि बैबल एक गलत कंपनी है। सोंगहो समझ जाता है कि इसके पीछे विंसेंजो है। तभी मिन सैंग की माँ वहाँ आकर कहती है कि वो बैंक की तरफ से साइन करेगी क्योंकि वही असली जिम्मेदार थी, और दोनों महिलाएं एक दूसरे को हराने के इरादे से आमने सामने होती हैं। उनके चारों ओर बहुत से रिपोर्टर जमा हो जाते हैं। चायंग ऐलान करती है कि वो बैबल को बर्बाद कर देगी क्योंकि ये कंपनी एक कार्टेल की तरह काम कर रही है। डायरेक्टर गिल सियोल छोड़ चुका है क्योंकि उसे लगता है कि जंग उस पर हमला करेगा। उसे पता है कि जंग उसे बोझ समझेगा और शायद मरवाने की कोशिश करेगा। गिल ने जज इन से संपर्क किया होता है और जज ने उसके लिए सोन के घर में सुरक्षा का इंतजाम करवाया होता है। गिल कुछ ताकतवर लोगों के साथ डिनर का इंतजाम करता है और उनसे कहता है कि वे उसका साथ दें क्योंकि सबको फायदा होगा। लेकिन उनमें से एक आदमी इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि गिल उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। गिल का ये रवैया उस पर ही भारी पड़ता है क्योंकि रास्ते में उन सभी लोगों को रोककर अगवा कर लिया जाता है। वह कुछ अनजान चोर भी कहीं और उस सोने की तलाश कर रहे होते हैं। हमें किराएदार चोरों को पकड़ लेते हैं और दोनों पक्षों में प्लाजा की घटना के बाद चायंग विंसेंजो के घर सोती है। अगली सुबह दोनों साथ बैठकर खबर देखते हैं और जंग द्वारा मारे गए आदमी की मौत के बारे में जानते हैं। दोनों ये तय करते हैं कि अब उनका अगला कदम ये पता लगाना होना चाहिए कि असल में बैबल को कौन चला रहा है। सोंगहो जिस आदमी को अगवा करता है उसे एक कंटेनर में ले जाता है। उनमें से एक आदमी बैबल के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा आदमी इतना तैयार नहीं होता, लेकिन जब जंग हाथ में हॉकी स्टिक लेकर कंटेनर में आता है और उसे मार देता है, हान जंग से कहता है कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस तरह लोगों को मारना उन्हें मुश्किल में डाल देगा। जंग सबको कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है। हान और सोंगहो उससे डर जाते हैं
हैं, लेकिन चोयंग बस मुस्कुराती है। चायंग और विंसेंजो ये तय करने की कोशिश करते हैं कि वे किस पर भरोसा कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद जज इन होते हैं। वे उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या वो बैबल के खिलाफ उनका साथ देगा। जज बताता है कि डायरेक्टर गिल पक्ष बदलने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो अभी इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। जज कहता है कि वो किसी संभावित गवाह की जगह नहीं बता सकता, लेकिन विंसेंजो कहता है कि उसे गिल से इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका आता है और शायद उसके तरीके काम कर जाए। तब जज उसे गिल की लोकेशन दे देता है। तभी जंग की कोलंबिया ड्रग कार्टेल के एक बड़े सदस्य से वीडियो कॉल होती है। वो उसे बताता है कि कोरिया ड्रग्स का स्वर्ग बनने वाला है और उसे बैबल में निवेश करने के लिए उकसाता है। चायंग और नाम विंसेंजो के साथ जाते हैं और गिल को ढूंढते हैं। वे बैबल के पूर्व मेडिकल डायरेक्टर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन मर चुका होता है। शॉय और जंग जश्न मनाते हुए दिखते हैं, लेकिन ये साफ हो जाता है कि डायरेक्टर गिल उनका आखिरी शिकार नहीं होगा। एक दिन बाद पुलिस को एक वैन मिलती है जो लाशों से भारी होती है। ये कोई आम लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो चोरी छुपे बैबल के खिलाफ लड़ रहे थे। पूरा मामला एक हादसा दिखाया जाता है, लेकिन विंसेंजो और चायंग पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं करते। विंसेंजो पुलिस वालों का पीछा करता है और उन्हें एक जुए के क्लब में घुसते देखता है, जहां वो पैसे इकट्ठा करने आते हैं। फिर वे छत पर पैसे गिनने जाते हैं, लेकिन विंसेंजो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और विंसेंजो पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में वे खुद ही पिट जाते हैं। अगली सुबह विंसेंजो ऐलान करता है कि अब उन्हें बैबल से उसी तरह लड़ना होगा जैसे माफिया लड़ता है। वे पहले उन्हें चोट पहुंचाएंगे और फिर पूरी तरह तबाह कर देंगे। शुरुआत में वे कंपनी को बदनाम करेंगे। इसके लिए वे प्लाजा के किराएदारों को एक यूट्यूब शो शुरू करने को कहते हैं, जिसमें वे बैबल की बुराई करते हैं। इसके बाद विंसेंजो अपने दुश्मनों में डर फैलाना चाहता है। वो हान की दीवार पर बड़े लाल रंग से एक सी का निशान। वो सोंगहो को ऐसा पैकेट भेजता है जो बम जैसा लगता है। सोंग से डर जाता है, लेकिन वो सिर्फ सी का निशान होता है। जब जंग और उसके लोग सोचते हैं तो उन्हें याद आता है कि सी विंसेंजो की इटालियन सरनेम कासानो से जुड़ा हुआ है। जंग हंसने लगता है जब उसे समझ आ जाता है कि विंसेंजो सचमुच माफिया का सदस्य है और अब वो माफिया के नियम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जंग बदला लेने के लिए एक खतरनाक गैंग को प्लाजा के किराएदारों को डराने के लिए भेजता है। बैबल की पुरानी गुंडा टीम इन नए गुंडों से बदल दिए जाने पर खुद को बेकार महसूस करती है और उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे हार जाते हैं और भागने लग। लेकिन किराएदार उन पर निर्भर नहीं होते। एक आदमी जो पेशे से दर्जी होता है युद्ध का खास अनुभव रखता है और वो अपनी कैंची से पूरे गैंग को हरा देता है। इसी बीच कुछ हत्यारे विंसेंजो के पीछे पड़े होते हैं। नाम चायंग को इसकी खबर देता है और वो तुरंत विंसेंजो को ढूंढने निकल पड़ती है। जंग भी मदद का नाटक करते हुए उसके पीछे जाता है। उधर विंसेंजो उन हत्यारों उनमें से ज्यादातर को मार देता है। वो एक को जिंदा छोड़ देता है ताकि उससे पूछताछ कर सके, लेकिन वो हत्यारा बैबल के असली बॉस की पहचान नहीं बताता। जल्द ही जंग और चायंग विंसेंजो को ढूंढ लेते हैं। विंसेंजो के हाथ हत्यारे का फोन लग चुका होता है। विंसेंजो कहता है कि अब समय आ गया है कि पता लगाया जाए कि बैबल को कौन चला रहा है। वो हत्यारे के फोन से एक नंबर पर कॉल करता है। जंग का दिल घबराने लगता है क्योंकि उसके जैकेट के अंदर उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। वो विंसेंजो के पास तक चला आता है, लेकिन वो जंग के फोन की आवाज नहीं सुन पाता। सोंगहो अपने भाई के साथ खाना खाता है और उससे कहता है कि वो बैबल का पूरा कंट्रोल संभाल ले। ये सुनकर जंग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने भाई को नाकाबिल समझता है। वो चाकू उठाकर अपने भाई को धमकाता है कि दोबारा उससे ऐसी बात कभी न करे। अगले दिन विंसेंजो अस्पताल में मिजो से मिलने जाता है। वो उसे अपने जीवन के पछतावे के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि उसने कभी अपने बच्चे को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास उसे पालने के लिए पैसे नहीं थे। विंसेंजो पहले से जानता होता है कि यही औरत उसकी असली माँ है और इसी वजह से वो हमेशा चुपचाप उसका ख्याल रखता रहा है। बाद में 2 पुलिस वाले प्लाजा आते हैं और विंसेंजो को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें खबर मिली होती है कि उसके इटालियन माफिया से रिश्ते हैं। वो उसे जेल में नहीं डालते क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन वे उसे देश से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। इस बीच आनोन अपने एजेंसी के चीफ से मिलता है और बताता है कि ये आदमी उनके लिए संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। वो विंसेंजो को आजाद करा लेता है और कहता है कि वो विंसेंजो की टीम का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। पहली 2 शर्तें ठीक लगती हैं, लेकिन तीसरी शर्त में वो विंसेंजो से एक गले लगाने की मांग करता है। में हान फिर से सोंगहो से चुपचाप मिलता है और उसे पिस्तौल के साथ रूसी रूलेट खेलने पर मजबूर करता है। दबाव में आकर जज सच बता देता है कि जंग ही बैबल चला रहा है और वो उसके साथ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि जंग के ऊपर तक मजबूत रिश्ते हैं और वो उसका करियर जल्दी आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद विंसेंजो जंग के अपार्टमेंट में जाता है और उसे मारने की धमकी देता है। जंग अपनी पागलपन भरी सोच दिखाते हुए बंदूक अपने सिर पर रख लेता है और विंसेंजो से गोली चलाने के लिए कहता है। उसी समय पुलिस घर में घुस
जाती है और विंसेंजो को पकड़ लेती है। जंग खुद को पीड़ित साबित करता है। जज विंसेंजो पर हत्या की कोशिश का केस डालना चाहता है, लेकिन चायांग उसे रोक लेती है और विंसेंजो आजाद हो जाता है। जंग अपना फैसला बदलता है और अपने भाई को बेबल की तरफ से कुछ काम करने देता है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि चॉय उसे कुछ समय शांत रहने की सलाह देता है। विंसेंजो उसे फोन करके बताता है कि वो कितना ताकतवर और बेरहम है और वो अब बेबल के प्रेसिडेंट पर भारी पड़ रहा है। जंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी सबसे मजबूत मानी जाती थी। इस बीच सोंगहो अपने भाई के साथ शिकार पर जाता है। वहाँ वो जंग को खुले में देखता है, जंग पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद जंग उठता है लेकिन फिर गिर जाता है। सोंगहो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि दूसरा शिकारी वहाँ आ जाता है। सोंगहो इसे हादसा दिखाता है और मदद मांगता है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि जंग की चोट गंभीर नहीं है और वो बच जाएगा। सोंगहो ऊपर से राहत दिखाता है लेकिन अंदर से डर जाता है। बाद में आनॉन विंसेंजो को एक अच्छी खबर देता है। वो बताता है कि देश के एक पुराने प्रधानमंत्री ने एक फाइल बनवाने का आदेश दिया था जिसका नाम था गिलोटीन फाइल। इस फाइल में बड़े नेताओं, वैज्ञानिक, कलाकार आदि के सारे काले राज थे। अगर ये फाइल मिल जाए तो बेबल को हराया जा सकता है। उसी समय जंग अस्पताल से निकलकर एक बड़े इवेंट में जाता है जहां अमीर बिजनेसमैन बेबल टावर में ऑफिस की जगह खरीदने की बोली लगा रहे होते हैं। वहां जंग खुद को बेबल का असली बॉस बताता है। उधर विंसेंजो चो से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने सोना चुराने की कोशिश क्यों की। चो पहले हैरान होता है लेकिन फिर सच मान लेता है कि उसने ही चोर भेजे थे। वो बताता है कि जुए में उसने करोड़ों गंवा दिए हैं और अब खतरनाक लोगों का कर्जा चुकाना है। दोनों मिलकर सोना लेने का फैसला करते हैं। उस प्लाजा में वापस विंसेंजो किराएदारों को बाहर भेज देता है ताकि उसे सोना चुराने का टाइम मिल जाए। चो एक मशीन से चीनी बिजनेसमैन की आंख की नकल करता है और तिजोरी खोल देता है। दोनों अंदर जाकर ढेर सारा सोना देखकर दंग रह जाते हैं। तभी चो विंसेंजो पर बंदूक तान देता है और कहता है कि उसे सिर्फ एक प्लेट सोना चाहिए, लेकिन विंसेंजो चालाकी से उसकी बंदूक गिरा देता है, हाथापाई में जीत जाता है और सोने की प्लेट वापस ले लेता है। विंसेंजो बताता है कि गिलोटीन फाइल इसी प्लेट में छिपी थी। इसके बाद चो खुलासा करता है कि वो एक गुप्त एजेंट है। उसने बिजनेसमैन की आंख का डेटा नहीं चुराया था, बल्कि उसने उसे जहर देकर मारा था और मरते समय उसकी आंख स्कैन की थी। इसी दौरान किराएदार लौट आते हैं और दोनों जल्दी से हैच बंद कर देते हैं। सोंगो कुछ समय के लिए डर के मारे परेशान हो जाता है, लेकिन उसका भाई उसे सजा देने के बजाय महंगी घड़ी गिफ्ट करता है। जंग कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सारा दोष उसी पर डाला जाएगा, इसलिए वो उसे जिंदा रख रहा है। विंसेंजो उसके लिए एक और सरप्राइज तैयार करता है। एक नाथ जंग अपनी कंपनी के नए कार प्रोजेक्ट के इवेंट में जाता है। वहां वीडियो चलता है जिसमें कंपनी के बड़े अफसर यूनियन वालों को मरवाने की बात कर रहे होते हैं। ऊपर से उस पर खून डाल दिया जाता है। पुलिस आती है और जंग फिर से गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर छूट जाता है। इसके बाद सोंगहो विंसेंजो से मिलता है और कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है ताकि वो अपने भाई को हरा सके और फिर खुद बेबल चला सके। विंसेंजो पहले शक करता है, लेकिन सोंगहो कहता है कि वो कंपनी को पूरी तरह कानूनी बनाना चाहता है। आगे चलकर पता चलता है कि बेबल दूसरी कंपनियों के जरिए काले पैसे को सफेद करता है। उनमें से एक आर्ट गैलरी भी शामिल है। विंसेंजो और चायांग वहां जाकर डेटा चोरी कर लेते हैं। बाद में विंसेंजो अपनी टीम को बताता है कि गिलोटीन फाइल उसके पास है। इस फाइल से उन्हें जोंगबी के बारे में पता चलता है, जिसने अपने पार्टनर को चट्टान से धक्का देकर मार दिया था। जंग विंसेंजो को मरवाने के लिए एक और हत्यारा भेजता है। विंसेंजो उससे लड़ता है और पीछा करते हुए छत तक पहुंचता है। इस बीच कातिल इमारत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेबल के पुराने गुंडों से टकरा जाता है। वे उसे पकड़कर विंसेंजो के पास ले जाते हैं। विंसेंजो उसे पीटकर उसके साथियों की लोकेशन बताने पर मजबूर करता है, फिर उनसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहता है। अब विंसेंजो पर कोई केस नहीं बचता। जंग एक बार फिर हार महसूस करता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं है। उधर विंसेंजो अपनी असली माँ के साथ कुछ समय बिताता है। जंग गुस्से में अपने भाई पर टूट पड़ता है। तभी चॉय उसके ऑफिस में विंसेंजो की असली माँ की तस्वीर लेकर आती है। शांग इस मौके को समझता है और चॉय से कहता है कि अगले चाल चलो। शायद जेल के बाहर अपने एक आदमी को निकालता है और उसे मिजो को मारने का काम देता है। वो आदमी रात में अस्पताल में नर्स बनकर घुसता है, मस के कमरे तक पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। शांग और उसके साथी जश्न मनाते हैं, लेकिन विंसेंजो पहले ही अपनी माँ के कातिल की तलाश शुरू कर चुका होता है। विंसेंजो अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज देखता है और पहचान लेता है कि उसकी माँ को किसने मारा। वो उस आदमी को ढूंढ लेता है, उसे मारता नहीं बल्कि जिंदा रखकर यातनाएं देता है। फिर उससे पूछता है कि उसे ऑर्डर किसने दिया। वो उसे अपने बॉस तक भागने देता है ताकि उसकी जान बच सके। वो आदमी उसे सीधे जंग के कंट्री हाउस ले जाता है। वहाँ के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंसेंजो अपने मिशन को पूरा करने पर अड़ा होता है। वो कातिल को वहीं गोली मार देता है और सबको डरा देता है। विंसेंजो अपने दुश्मनों के चारों ओर गोलियां चलाता और कहता है कि तुम सब मरोगे, लेकिन आज गोली
गोली से नहीं, क्योंकि वो बहुत आसान मौत होगी। पहले वो उनसे सब कुछ छीनेगा और फिर उन्हें मारेगा। जाने से पहले वो जंग के कान में गोली मारकर दिखाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। अगली सुबह जंग बुरे मूड में उठता है और अपने भाई को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो वकील चॉय पर भी चिल्लाता है कि वो विंसेंजो से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाले, क्योंकि विंसेंजो अजय लगता है। जंग दोबारा बैबल टावर के ऑफिस स्पेस बेचने का इवेंट रखता है, लेकिन विंसेंजो का एक आदमी जो पहले जंग के लिए काम करता था बम बांधकर वहां घुस जाता है। एक और बम वो एक बड़े केक के नीचे छुपाता है। वो स्पीकर से लोगों को हुक्म देता है जिनको अब अंदर बंद कर दिया गया है। वो कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बैबल से दूर रहो और जो कागज तुमने साइन किए हैं उन्हें खाना शुरू करो। एक एक करके सभी बिजनेसमैन अपने साइन किए हुए कागज खा लेते हैं। बाद में विंसेंजो दरवाजे खोल देता है और लोग बाहर निकलते हैं। जो बम फटता है वो असली नहीं होता, बस पानी छिड़कता है। उधर जंग भी अपनी साजिश पर काम कर रहा होता है। जब सोंगहो फिर से विंसेंजो से मिलता है तो दोनों के बीच माहौल अजीब होता है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। तभी इंटरपोल वहां पहुंच जाती है और विंसेंजो को गिरफ्तार करने आती है। इस झड़प में विंसेंजो को गोली लग जाती है। एजेंट्स उसे चेक करने आते हैं, तभी वो अचानक उठकर सबको बंदूक की नोक पर ले लेता है और सबको एक कंटेनर में ले जाता है। वहां वो कुछ एजेंट्स को मार देता है और बाकी को छोड़ने के बदले सबूत देने का वादा करता है ताकि वे इटली में उसके सौतेले भाई पाउलो को गिरफ्तार कर सकें। इसी दौरान विंसेंजो और चा यंग बैबल के खिलाफ मजबूत केस तैयार कर चुके होते हैं। जब रिपोर्टर उनके पास आते हैं तो वे खुलकर कहते हैं कि अब बैबल का अंत तय है। जंग और विंसेंजो के बीच जंग तेज हो जाती है। हान अपने ताकतवर दोस्तों की मदद से डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है। विंसेंजो उससे मिलकर कहता है कि जंग को कुछ महीनों के लिए जेल भेज दे, नहीं तो वो मारा जाएगा। विंसेंजो उसे चिढ़ाने जेल जाता है, लेकिन जंग का भी एक ताकतवर साथी होता है, नेता किम। किम अपने आदमियों से जू पर हमला कराता है और उसे प्लाजा के सोने के बारे में पता चल जाता है। एक रात वो अपने गुंडों के साथ वहां जाता है, लेकिन किराएदार विंसेंजो और एजेंट की मदद से उन्हें खदेड़ देते हैं। महिला हैकर कंप्यूटर से हैच खोल देती है और सारे सोने को वहां से हटा दिया जाता है। किम को बाद में एक खाई के पास होश आता है। उसे जोर का सरदर्द होता है। फिर अच्छाई और बैबल के बीच कोर्ट में फिर से लड़ाई होती है, लेकिन कोई आखिरी फैसला नहीं आता। सोंगहो खुश होकर हान से मिलता है और सोचता है कि अगर उसका भाई गिर गया, लेकिन जल्द ही जंग जेल से बाहर आ जाता है और अपना गुस्सा दिखाना शुरू करता है। वो पहले चायंग को अगवा करता है, फिर अपने भाई के ऑफिस में घुसकर उस पर बंदूक तान देता है। वो उसे मारता नहीं, बस बेरहमी से पीटता है। जब सोंगहो होश में आता है तो वो खुद को चायंग के साथ उसी कमरे में पाता है। किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि सब जानते हैं सोंगहो कैसा इंसान है। विंसेंजो उन्हें बचाने आता है, लेकिन जंग ने चायंग के चेहरे पर बंदूक तान रखी होती है। तभी सोंगहो अचानक अपने भाई पर हमला कर देता है और अफरा तफरी मच जाती है। जंग विंसेंजो को गोली मारना चाहता है, लेकिन गोली चांग को लगती है। सोंगहो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जंग उसे भी गोली मार देता है। जंग देखता है कि विंसेंजो चायंग को गोद में लिए हुए है। उसके पास बिल्कुल सही निशाना होता है। वो ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। उसे समझ आ जाता है कि वो फंस गया है, इसलिए वो भाग जाता है। चायंग की हालत स्थिर होती है, लेकिन जब विंसेंजो सोंगहो को देखता है तो वो उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। अगली सुबह चायंग अस्पताल में होश में आती है और वो ठीक हो जाती है। बाद में विंसेंजो आन से मिलता है और उसे गिलोटीन फाइल देता है, क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। अब विंसेंजो का आखिरी काम होता है अपने दुश्मनों को खत्म करना। वो पहले हान को मारता है, फिर वो चॉय के रूम में उसका इंतजार करता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन विंसेंजो उसे पहले ताड़नाएं देता है, फिर उस पर पेट्रोल डालकर जला देता है। अंत में किराएदार और बैबल के पुराने गुंडों का एक समूह जंग को घेर लेते हैं। गोलियां चलती हैं, तभी विंसेंजो वहां पहुंचता है और जंग की दोनों टांगों में गोली मार देता है। वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाता है, इससे पहले कि पुलिस पहुंच सके। जब जंग को होश आता है, वो कुर्सी से बंधा होता है और उसके सामने ड्रिल मशीन लगी होती है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, फिर विंसेंजो मशीन चालू करके वहां से चला जाता है ताकि जंग तड़प तड़प कर मरे। इसके बाद विंसेंजो आन और चॉय से मिलता है। वे उसे पासपोर्ट देते हैं और विदा करते हैं। देश छोड़ने से पहले चायंग अलविदा कहने आती है और कहती है कि काश उन्हें भविष्य में साथ में और वक्त मिले। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है।